34 मौत के बदले मौत और दर्द के बदले दर्द। उसकी सांसें तो कब का उसका साथ छोड़ चुकी थी। आरशी को कोई रिएक्ट नहीं करता देख माया की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे और दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आग्नेय वालिया तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे मॉम डैड के साथ ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझसे मेरी सारी दुनिया छीन ली है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो जोर से बिलख कर रोने रही थी। उसने कस के आरशी को अपने गले से लगाया हुआ था। उसके सारे कपड़ों पर अर्शी और अभिमान का खून लग चुका था। तभी अचानक बाहर मेन डोर पर कुछ हलचल हुई, जिसका एहसास होते ही माया ने अपनी आंखें खोल सामने डोर की तरफ देखा जहां वीरेन, सुमित्रा, दया, कामिनी और अंगद पांचों डोर पर खड़े हैरानी से सामने के नजारे को देख रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? ये किसने किया? अभिमान, आरशी, इन दोनों की ऐसी हालत। इतना बोल सुमित्रा चुप हो गई और वो तेजी से अभिमान और सुमित्रा के पास आकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए थे। इधर वीरेन, दिया, अंगद और कामिनी हैरानी से खड़े अभिमान और आरशी को देख रहे थे। कामिनी के सर पर अभी भी एक बैंडेज बंधी हुई थी और उसके लेफ्ट हैंड पर भी बैंडेज लगी हुई थी। तभी दिया और वीरेन भी जल्दी से अंदर आए और वे चिल्लाते हुए बोले, ये सब किसने किया है? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अंगद, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। आरशी और अभिमान को हॉस्पिटल लेकर जाना है अभी। ये बोलते हुए वे दोनों भी सुमित्रा के पास आकर नीचे बैठ गए। दिया जल्दी से माया की बाहों से आरशी को छुड़ा उन्हें देखते हुए बोली, छोटी माँ क्या हुआ आपको? अपनी आंखें खोलिए। देखिए हम सब आपको और छोटे पापा को लेने आए हैं। प्लीज आंखें खोलिए अपनी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो एक हाथ से आरशी का गाल थपथपा रही थी। माया बेसुध सी बैठी चुपचाप उन सबको देख रही थी। वीरेन की आंखें में भी नमी छा गई थी अभिमान और आरशी को देखकर। उसने अभिमान का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो लगातार अभिमान का सर सहला रहा था और उसे उठने को बोल रहा था पर अभिमान कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तभी अंगद जल्दी से अंदर आया और उसने तुरंत अभिमान और आरशी की नब्ज चेक की। दे आर नॉट हियर, दे आर डेड, अंगद ने हैरानी और उदास के भावों से धीमी सी आवाज में कहा। ये सुनते ही दिया, सुमित्रा और वीरेन ने तुरंत उसकी तरफ देखा जो खुद हैरानी से अभिमान को देख रहा था। तभी अचानक उन सब की नजरें माया पर पड़ी जो बेसुध सी बैठी सामने आरशी को देख रही थी। माया की हालत देख उन तीनों की आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। सुमित्रा धीमे से अपनी जगह से उठी और माया के पास आ उसे अपने सीने से लगा लिया। माया ने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। सुमित्रा धीरे धीरे माया की पीठ सहलाते हुए बोली, माया मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ है? किसने किया है? तुम्हें कुछ पता है इन सब के बारे में? अगर तुम आज खुराना मेंशन छोड़कर नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर अंगद की नजरें भी माया को देख रही थी। माया की ऐसी हालत देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ और वो अपना फोन निकालते हुए धीमी सी आवाज में बोला, अंकल पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। अब वही पता लगा सकते हैं ये सब किसने किया है। आई एम श्योर कोई पुराना दुश्मन ही होगा जिसने ये सब किया है। अभिमान अंकल और आरशी आंटी का मर्डर हुआ है इसलिए पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो पुलिस को कॉल करने लगा था। हाँ बेटा सही कहा है तुमने। जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जिसने भी हमारे भाई को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे रिश्ते जैसे भी हो पर अभिमान और आरशी थे तो हमारे अपने ही। हम उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। जिस किसी ने भी ये सब किया है उसे सजा जरूर मिलकर रहेगी। वीरेन ने लाल आंखों से अभिमान और आरशी की डेड बॉडी को देखते हुए कहा। अंगद ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और उसने पुलिस को कॉल मिला दिया। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को कॉल करने की। मुझे पता है ये सब किसने किया है और उसके साथ क्या करना है ये भी मुझे अच्छे से पता है। मौत के बदले मौत और दर्द के बदले दर्द, यही हुसूल होता है बदला लेने का। जिसने भी ये किया है उसे भी इसी दर्द से गुजरना पड़ेगा। माया ने लाल आंखों से अंगद को देखते हुए अपनी बेहद ही कर्कश आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर सबने एकदम से माया की तरफ देखा और उसकी नफरत से लाल हो चुकी आंखों को देखते ही एक पल के लिए सब कांप गए। अंगद जिसने पुलिस को कॉल मिला दिया था, माया की बात सुन उसने वापस कॉल कट कर दिया।
माया ने एक नजर उन सबको देखा और फिर तुरंत सुमित्रा से अलग हो वो घर से बाहर निकल गई। उससे आरशी और अभिमान को नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। माया के जाते ही वीरेन ने एक गहरी सांस लेकर अंगद की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, प्रिपेयर फॉर द फ्यूनरल। अगर माया पुलिस की इनविटेशन नहीं चाहती है तो फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। ये बोलते हुए उसने उदासी से एक नजर अभिमान की तरफ देखा और फिर वो भी बाहर चला गया। दिया और सुमित्रा दोनों अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। तभी कामिनी उनके पास आए और वो सुमित्रा के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए बोली, सुमित्रा जी बस कीजिए। आपके रोने से जो चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है। संभालिए खुद को। ये सुनते ही सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से कामिनी की तरफ देखा और वो हल्का सा उठ झट से कामिनी के गले लग गई। सुमित्रा कामिनी के गले लगकर रोते हुए बोली, हम अभिमान और आरशी को पसंद नहीं करते थे पर हम ये कभी नहीं चाहते थे कि वो हमें छोड़कर चले जाए। ये बोलते हुए वो कामिनी से अलग हुई और आंसू भरी आंखों से आरशी और अभिमान की तरफ देखने लगी। अंगद वही खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो धीरे से खुद में बोला, ये सब किया किसने है? जिस किसी ने भी किया है ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उसके लिए। ये बोलते हुए वो भी बाहर चला गया। वो बाहर आया तभी उसके कदम एक जगह आकर रुक गए और वो चुपचाप सामने देखने लगा, जहां माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए मेन डोर के पास खड़ी सामने देख रही थी। अंगद को माया की पीठ दिखाई दे रही थी। अंगद ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो और कौन है वो जिसने अंकल आंटी को मारा है? मुझे भी जानना है उसका नाम। अंगद ने पीछे से अपना एक हाथ माया के कंधे पर रखते हुए कहा। अंगद का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही माया ने हल्का सा सर घुमा, एक बार अपने कंधे पर रखे अंगद के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। माया की नजरों को देख अंगद ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया और वो धीमी सी आवाज में बोला, प्लीज माया बताओ ये सब किसने किया है? माया बीच में बोली, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है ये सब किसने किया है? वो जो भी थे मेरे मॉम डैड थे। तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे इसलिए तुम बस अपना ध्यान रखो। मेरा मैं अपने आप देख लूंगी। बोलकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अंगद पीछे से उसे देखते हुए तेज आवाज में बोला, इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी तो फिर अब क्या हो गया है? मेरे आगे पीछे घूमने वाली लड़की आज मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है। इस चेंजमेंट का रीजन क्या समझूं मैं? कोई और मिल गया है या फिर मेरी अटेंशन पाने का कोई नया? अभी उसने इतना ही बोला था तभी माया एकदम से उसकी तरफ पलटी और हल्की तेज आवाज में बोली, मिस्टर अंगद मेहरा, तुम्हें जो रीजन समझना है समझ लो। तुम्हारी थिंकिंग पर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। अपनी हद में रहो वरना बेहद होने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे जिन्हें देख एक पल के लिए अंगद भी अपनी जगह खड़ा कांप गया था। माया ने कुछ पल अंगद को देखा और फिर वो सीधा घर के अंदर चली गई। इधर दूसरी तरफ एक जगह जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां खाली मैदान के अलावा और कुछ नहीं था। तभी अचानक वहां जोर की हवा चलने लगी। उस हवा से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। वो हवा नेचुरल नहीं थी बल्कि किसी के प्राइवेट जेट की थी। तभी जेट उस मैदान में उतरा और उसका डोर ओपन कर एक शख्स बाहर आया, जिसका चेहरा इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। उसकी काली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रखी थी, जो उसे बहुत डेंजर लुक दे रही थी। वो शख्स कोई और नहीं लक्ष्य था, जो अभी बर्लिन से लंदन आया था। तभी उसके पीछे से रिवांशी जेट से बाहर आई। उसे दो फीमेल गार्ड ने पकड़ा हुआ था। रिवांशी का छोटा सा चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वो उन गार्ड्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर गार्ड्स ने उसे कस के पकड़ा हुआ था जिस वजह से वो उनसे छूट नहीं पा रही थी। अरे छोड़ो मुझे, और तुम लोगों को मुझसे चाहिए क्या? मुझे जाने क्यों नहीं देते हो तुम सब? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं भाई के साथ नहीं रहती थी। मैं तो यही लंदन में रहती थी इसलिए मुझे बर्लिन के बारे में कैसे पता होगा? और वैसे भी भाई किसी को कुछ नहीं बताते हैं। वो और आग्नेय भाई अपना काम खुद ही देखते हैं। मुझे और अक्षत भाई को उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता है। रिवांशी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा।
रिवांशी के चिल्लाने की आवाज सुनकर लक्ष्य का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से अपने फोरहेड पर दो उंगलियों को रब करते हुए धीमी सी आवाज में बोला, आग्नेय वालिया, रिवांश वालिया। इतना बोल वो एकदम से रिवांशी की तरफ पलटा और दूसरे ही पल वहां एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई। रिवांशी के चिल्लाने की आवाज सुनकर लक्ष्य का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से अपने फोरहेड पर दो उंगलियों को रब करते हुए धीमी सी आवाज में बोला, आग्नेय वालिया, रिवांश वालिया। इतना बोल वो एकदम से रिवांशी की तरफ पलटा और दूसरे ही पल वहां एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई। रिवांशी का सर एक तरफ झुका हुआ था और लक्ष्य का हाथ उसके गाल के पास था। लक्ष्य गुस्से से रिवांशी को देख रहा था, उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से आग उगल रही थी। रिवांशी के चेहरे पर लक्ष्य की पांचों उंगलियों के निशान छप चुके थे। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम से शांत हो गया। रिवांशी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी और उसका एक हाथ अपने गाल पर था। कुछ पल बाद रिवांशी ने हल्के से अपनी आंखें खोली, उसकी नजरें नीचे ग्राउंड को देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी, उनमें बेहिसाब नमी के साथ गुस्सा साफ झलक रहा था। रिवांशी ने एकदम से अपना सर उठा समाने खड़े लक्ष्य को देखा और दूसरे ही पल एक खींच के थप्पड़ लक्ष्य के गाल पर जड़ गया। लक्ष्य जो गुस्से से खड़ा रिवांशी को देख रहा था, उसे रिवांशी के इस एक्शन की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसका सर एक तरफ झुक गया और उसका एक तरफ का गाल जिस पर रिवांशी ने थप्पड़ मारा था वो पूरा सुर्ख लाल हो चुका था। उसके गाल को देखकर ही पता चल रहा था कि रिवांशी ने उसे कितना जोर का थप्पड़ मारा है। इधर वे दोनों फीमेल बॉडीगार्ड अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले हैरानी से कभी लक्ष्य को देखती तो कभी रिवांशी को। तभी अचानक रिवांशी ने लक्ष्य का कॉलर पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से मगर धीमी आवाज में बोली, चुप हूं तो ये मत समझना कमजोर हूं। थप्पड़ तो मैंने आज तक अपने भाइयों से भी नहीं खाया है, तुमसे तो फिर भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिवांशी वालिया हूं मैं। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन रिवांश वालिया की बहन को कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर तुम्हारी पकड़ में आ सकती हूं तो आजाद भी हो सकती हूं। अभी तक यहाँ हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रांग हो, बल्कि मैं खुद यहाँ रह रही हूं। वरना तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे यहाँ से भागने से नहीं रोक सकती है। ये बोलते हुए उसकी पकड़ लक्ष्य के कॉलर पर कसती जा रही थी। लक्ष्य की नजरें रिवांशी के हाथों पर टिकी हुई थी। उसकी बात सुनकर उसने तुरंत सर उठा, अपनी लाल आंखों से रिवांशी को देखा और फिर रिवांशी के दोनों हाथों को पकड़ अपनी कॉलर से झटकते हुए बेहद ही सर्द आवाज में कहा, कॉलर छोड़ो मेरा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। वो हाल करूंगा जो जिंदगी भर याद रखोगी। ये बोलते हुए उसने रिवांशी के हाथ अपनी कॉलर से झटक दिए और वो दोनों गार्ड्स की तरफ देख बेहद ही सर्द आवाज में बोला, अभी के अभी इसे मेरी नजरों के समाने से ले जाओ, वरना पता नहीं मैं इसके साथ क्या कर बैठूंगा। मुझे थप्पड़ मारने की सजा तो इसे मिलेगी, बट अभी सही वक्त नहीं है। गुस्सा आ रहा है मुझे और ये नाजुक सी कली मेरे गुस्से को नहीं झेल पाएगी। ये बोलते हुए उसने लाल आंखों से रिवांशी की तरफ देखा जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य का ऑर्डर सुनते ही वे दोनों गार्ड जल्दी से रिवांशी के पास आने को होती है, लेकिन तभी रिवांशी एकदम से उनकी तरफ पलटी और एक गार्ड को उसकी गर्दन से पकड़ उसकी नेक पर एक जगह जोर से अपनी फिंगर को प्रेस किया। उसके ऐसा करते ही अचानक ही उस गार्ड की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और दूसरे ही पल वो बेहोश हो नीचे गिर गई। वो दूसरी गार्ड जो रिवांशी के पास उसे पकड़ने के लिए आ रही थी। पहली गार्ड को बेहोश देख उसके कदम हैरानी से अपनी जगह ही रुक गए। उसने एक बार हैरानी से नीचे बेहोश पड़ी गार्ड को देखा और फिर रिवांशी को देखने लगी। रिवांशी ने एक नजर उस गार्ड की तरफ देखा और फिर अपनी दो उंगलियों उससे पीछे जाने का इशारा किया। रिवांशी का इशारा समझते ही उस गार्ड ने तुरंत हैरानी से लक्ष्य की तरफ देखा जो खुद हैरानी से रिवांशी को देख रहा था। मासूम सी दिखने वाली रिवांशी इस वक्त बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रही थी। सर, उस गार्ड ने बेहद ही धीमी सी आवाज में लक्ष्य का नाम पुकारा। गार्ड की आवाज सुनकर लक्ष्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा जो आंखों से ही उसे क्या करना है ये पूछ रही थी। लक्ष्य ने कुछ पल रुककर उसे वहां से जाने का इशारा किया और अपने कदम रिवांशी की तरफ बढ़ा दिए। इधर उस गार्ड के जाते ही रिवांशी लक्ष्य की तरफ पलटी, लेकिन तभी उसका सर किसी के सीने से टकरा गया और उसकी हल्की सी आह निकल गई। रिवांशी अपनी आंखें बंद कर धीरे से अपने सर को सहलाते हुए बोली, आह, ये वॉल कहां से आ गई बीच में।
अब तक तो कुछ नहीं था। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोल सामने देखा और सामने खड़े लक्ष्य को देखते ही वो एकदम से हड़बड़ाकर पीछे होने को होती है, पर तभी जल्दबाजी के कारण उसके कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे गिरने को होती, पर वो नीचे गिरती उससे पहले ही लक्ष्य ने उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। रिवांशी ने गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ पल बाद जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने दूसरे ही पल तुरंत अपनी आंखें खोल देखा और उसकी नजरें सीधे लक्ष्य के हैंडसम फेस पर पड़ी जो इस वक्त उसके बेहद नजदीक था। लक्ष्य हल्का सा रिवांशी पर झुका हुआ था और उसकी हेजल आंखें रिवांशी की काली गहरी आंखों में देख रही थी। तभी लक्ष्य ने उसे सीधा खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, किस लिए आए हो तुम यहाँ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इतना तो मुझे समझ आ चुका है, तुम मेरे आदमियों की वजह से यहाँ नहीं रुकी हुई हो बल्कि अपनी मर्जी से यहाँ हो। तुम्हें फाइटिंग आती है इसलिए डरने वाली तुम हो, नहीं इसलिए तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है ये आराम से बता दो, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। ये बोलते हुए वो रिवांशी के काली गहरी आंखों में देख रहा था। उसकी बात सुनकर रिवांशी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा लक्ष्य के पास आए और उसके चेहरे पर झुकते हुए मुस्कुराकर बोली, लेटी सही, तुमने अपना माइंड तो यूज किया। सही कहा तुमने, यहाँ मैं अपनी मर्जी हूँ क्योंकि कोई मुझे किडनैप कर सके इतनी किसी की औकात नहीं है। मेरा किडनैप हुआ होता तो मेरे चारों भाई अब तक सारी दुनिया को आग लगा चुके होते। उन सबकी इकलौती बहन हूं मैं। मासूम हूं पर कमजोर नहीं। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें लक्ष्य के चेहरे पर पड़ रही थी। चारों भाइयों का नाम सुनते ही लक्ष्य का चेहरा एक बार फिर गुस्से से कांपने लगा था। उसने गुस्से से रिवांशी को कमर से पकड़ अपने बेहद करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कितनी बार कहा है अपने भाइयों का नाम मेरे सामने मत लिया करो। तुम्हारे भाइयों का नाम सुनकर गुस्सा आता है मुझे। और अभी उसने इतना ही बोला था तभी रिवांशी जल्दी से उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? कोई नहीं, अभी शांत हो जाएगा तुम्हारा गुस्सा। इतना बोल वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और अपनी आंखें बंद कर लक्ष्य के होंठों को कैप्चर कर लिया। रिवांशी के इस एक्शन से लक्ष्य जो अब तक गुस्से में था वो हैरानी से अपनी जगह खड़ा रह गया। उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। उसे 1 मिनट का टाइम लगा ये समझने में कि अभी उसके साथ क्या हुआ। 1 मिनट बाद लक्ष्य को एकदम से होश आया। उसने झट से रिवांशी की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद किए पैशनेट होकर उसे किस कर रही थी। लक्ष्य तुरंत उसे खुद से दूर करने को होता है, लेकिन तभी रिवांशी ने उसके एक हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रख दिया और उसके और पास होकर उसे किस करने लगी। लक्ष्य हैरानी से बस रिवांशी को देखे जा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद रिवांशी हल्का सा लक्ष्य से दूर हुई और उसकी आंखों के देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अब शांत हुआ तुम्हारा गुस्सा? उसका ये सवाल सुनते ही लक्ष्य चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और तुम चाहती क्या हो? तभी रिवांशी बीच में बोली, तुम्हें चाहती हूं मैं। जब पहली बार तुम्हें मैगजीन के कवर पेज पर देखा था ना, तभी तुमसे इश्क वाला लव हो गया था और इसलिए ही मैं लंदन से बर्लिन आई थी सिर्फ तुमसे मिलने। तुम्हारे आदमी जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था वो तुम्हारा नहीं मेरा आदमी था, मतलब मेरा आदमी नहीं था, मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे तुम्हें मेरे बारे में बताने के और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम मुझे मिल गए और आज हमारी फर्स्ट किस भी हो गई। ये बोलते हुए उसने लक्ष्य की तरफ अपनी आई विंक की और फिर उसकी तरफ अपनी एक फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, अब बस शादी करनी है, उसके बाद तुम और मैं हमेशा के लिए हम हो जाएंगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ आपस में उलझा अपने सीने पर रख लिए। इधर उसकी बात सुनते ही अचानक ही लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी अचानक उसने अपना सर झटका और वो गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बहन हो, इसलिए भूल जाओ कि तुम और मैं कभी साथ में होंगे। वैसे मुझे नहीं पता था मेरे ही दुश्मन की बहन का दिल मुझ पर आ जाएगा। चलो अच्छा है, मेरा खेल और आसान हो जाएगा। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। वही उसकी बात सुनकर रिवांशी के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो गई और वो सवालिया नजरों से लक्ष्य को देखने लगी। तभी लक्ष्य हल्का सा उसके करीब हुआ और उसके कान के पास अपने होंठ ले जा धीमी सी आवाज में बोला, तुम्हारी उनका था लक्ष्य खुराना की मिस्ट्रेस बनने की है न कि बीवी? अगर मिस्ट्रेस बनना चाहती हो तो बेशक बन सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर रिवांशी की तरफ देखा, जो उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे ही देख रही थी। उसकी ये बात सुनकर रिवांशी ने एकदम से उसे हल्का सा खुद से दूर धक्का दिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, अपनी हद में रहो लक्ष्य। तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाऊं। मेरे लिए ऐसे वर्ड्स यूज करने की गलती दोबारा मत करना। ये सुनते ही लक्ष्य हल्का सा हंसा और बोला, क्या हुआ, गुस्सा आया? आना भी चाहिए, गुस्से वाली बात ही है। अब चुपचाप निकलो यहां से, मेरे पास और भी बहुत काम है। बोलकर उसने एक नजर रिवांशी को देखा और फिर कुछ दूर खड़ी अपनी कार की तरफ जाने लगा। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, रिवांशी ने पीछे से तेज आवाज में कहा। यह सुनते ही लक्ष्य के कदम रुक गए। उसने हल्का सा सर घुमा रिवांशी की तरफ देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मेरे साथ चलने के लिए पहले मेरे काबिल बनो। तुम मेरे लिए अनजान थी और अनजान रहोगी। मेरे दुश्मन की बहन को अपने साथ रखने की पहले एक वजह थी मेरे पास, लेकिन अब कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलकर वो बिना रिवांशी की बात सुने अपनी कार में बैठ गया। रिवांशी अभी भी वही खड़ी नम आंखों से लक्ष्य की कार को देख रही थी। कुछ ही देर में लक्ष्य की कार वहां से निकल गई और रिवांशी वही खड़ी बस उस कार को जाते देखती रह गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।